हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे आचार्य चाणक्य ने धनानंद को चेतावनी देके उसकी राज्यसभा से चले गए थे। और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए आज की चर्चा हम आगे बढ़ाते हैं। जब आचार्य चाणक्य ने धनानंद को चेतावनी दी कि मैं तेरा विनाश करके तेरी राजगद्दी पे किसी योग्य राजा को बैठाऊंगा, लेकिन उन्होंने ये प्रण तो ले लिया, लेकिन उनके पास में उस समय तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो धनानंद की कुर्सी पे बैठ पाए। अब वो कैसे मिलेगा, उसकी खोज उन्होंने प्रारंभ कर दी। कहते हैं ना कि अगर हम कुछ चीज को दिल से चाहे तो पूरी कायनात उससे मिलाने पे जुट जाती है। तो इसी प्रकार आचार्य चाणक्य की खोज भी बहुत जल्दी खत्म हो गई। आचार्य चाणक्य को मगध में ही वह व्यक्ति मिल गया जो आगे जाके मगध का, हमारे अखंड भारत का पहला सम्राट बना। तो दोस्तों, जब आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र से निकल के तक्षशिला की ओर जा रहे थे, तभी एक गांव में कुछ मगध के सैनिक एक विधवा स्त्री को खींचते हुए लेके जा रहे थे। तभी कहीं से 4-5 बालक आए और उन्होंने उन मगध के सैनिकों पे हमला कर दिया और उन्हें वहां मार के उस स्त्री को उनसे बचा के वहां से लेके चले गए। आचार्य चाणक्य ने वहां खड़े लोगों से पूछा कि ये कौन से बालक थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ने उन्हें उत्तर दिया कि ये चंद्रगुप्त की छोटी सी सेना थी। आचार्य चाणक्य के कानों में जब ये चंद्रगुप्त नाम पढ़ा तो उन्होंने विचार किया, ये कौन सा व्यक्ति है, ये कौन सा बालक है जो मगध की इतनी बड़ी सेना से भी नहीं डर रहा है और मगध में होते हुए मगध की सेना से युद्ध और लड़ाई मोड़ ले रहा है। तो आचार्य चाणक्य जिस दिशा में वो बालक भागे थे उस दिशा की ओर चले गए। आगे जाके उन्होंने पाया कि चंद्रगुप्त अपनी धनुर्विद्या के अभ्यास में बिजी है। उन्होंने देखा कि वो अपना अभ्यास कर रहा है। तो आचार्य चाणक्य उसके पास में गए और वहां पे जाके खड़े होकर देखने लगे कि ये कैसा अभ्यास कर रहा है। जब उसका अभ्यास पूरा हुआ तब आचार्य चाणक्य ने उन्हें अपने पास में बुला के पूछा कि तुम्हारा टीचर कौन है। तो इस पे चंद्रगुप्त ने उत्तर दिया कि मैं स्वयं का टीचर हूँ, मैं खुद गलती करता हूँ, खुद सीखता हूँ। इस पे आचार्य चाणक्य ने उनसे एक और प्रश्न किया कि तुमने अभी जो थोड़ी देर पहले मगध के सैनिकों के साथ में किया, उससे तुम्हें भय नहीं लगा और क्या ये उचित था? तो उन्होंने कहा कि भय उन्हें लगता है जो अनुचित कार्य करते हैं, मैं तो उचित कार्य कर रहा था। मगध के सैनिक और मगध का सम्राट ये लोग अनुचित कार्य करते हैं और उन्हें दंड देने के लिए मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। तो आचार्य चाणक्य की जो मन में थोड़ी बहुत शंका बची थी कि इसे मैं मगध का सम्राट बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, वो यहाँ पे खत्म हो गई। उन्होंने अब निश्चित कर लिया कि यही भावी मगध का सम्राट बनेगा। तो उन्होंने चंद्रगुप्त से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ तक्षशिला चलोगे? लेकिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से पूछा कि आपका परिचय क्या है। तब चाणक्य ने उन्हें अपना परिचय दिया कि मैं विष्णुगुप्त चाणक्य तक्षशिला में अध्यापक हूँ। जब उन्होंने चंद्रगुप्त ने सुना चाणक्य, क्योंकि चाणक्य, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि चाणक्य बहुत ही नामी गुरु थे, बहुत ही नामी अध्यापक थे, तो उनकी कुछ चर्चाएं चंद्रगुप्त ने भी सुन रखी थी। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त ने उनका जो दिया हुआ प्रस्ताव था उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया और वो तक्षशिला जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ पे हम चंद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली चंद्रगुप्त जो हमारे देश के पहले अखंड भारत के राजा बने, उनके बारे में थोड़ी बहुत बातें करना तो बनता ही है। चंद्रगुप्त के बारे में लिखा गया है, कुछ ग्रंथों में ये लिखा गया है कि वो अनाथ थे, कुछ ग्रंथों में ये लिखा गया है कि उनके माता पिता, जो उनके पिता का संबंध नंदवंश से था, यानी कि जो मगध का सम्राट था धनानंद, वही उनका पिता था। ये जो सब बातें हैं ये विवाद की बातें हैं, इस पे हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता था जो मैंने दे दी। अब हम आगे आते हैं। जब चाणक्य ने
चंद्रगुप्त को लेके तक्षशिला पहुंचे तो उन्होंने वहां पे उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। अब ट्रेनिंग यानी क्या? उन्हें रणनीति, राजनीति, शास्त्र नीति तथा दंड नीति इन सबका पाठ पढ़ाना शुरू किया। साथ ही साथ उन्हें शस्त्रों के बारे में ज्ञान देना शुरू किया। आचार्य चाणक्य ये कर ही रहे थे, तभी चाणक्य को एक खबर आई कि सिकंदर भारत छोड़ के जा रहा है। अब सिकंदर भारत छोड़ के क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे भारत का शेर पोरस, उसने हार तो नहीं मानी लेकिन हार गया। पोरस ने झेलम नदी के तट पे सिकंदर से इतने दिनों तक युद्ध किया कि सिकंदर की सेना बहुत ज्यादा थक गई। पोरस की सेना यहाँ पे हार गई थी, लेकिन उसने सिकंदर को विवश कर दिया भारत छोड़ने में। तो ये बात जब आचार्य चाणक्य को पता चली कि सिकंदर भारत छोड़ के जा रहा है तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा कि तुम तामिल, जो कि भील समुदाय का मुखिया था, अपनी उसकी सेना को लेके, उसके जो 5000 सैनिक थे उनको लेके जाओ और पंजाब में जाके अपना आधिपत्य स्थापित कर दो और आजू बाजू के जो राज्य है उन्हें भी अपने कब्जे में ले लो। इस पे चंद्रगुप्त ने उनसे पूछा कि हमारा जो लक्ष्य है वो तो मगध है, तो हम अभी अचानक पंजाब कैसे जा रहे हैं? तो इस पे चाणक्य ने उन्हें बोला कि हमें मगध के साथ में लड़ने के लिए धन की आवश्यकता पड़ेगी, शस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी तथा सैनिकों की भी आवश्यकता पड़ेगी। और ये हमें, अगर हम पंजाब पे युद्ध करते हैं, पंजाब के साथ में युद्ध करते हैं और जीतते हैं, तो हमें इनकी जो आपूर्ति वहां से हो जाएगी। चाणक्य की ये बात चंद्रगुप्त को समझ में आ गई और उन्होंने ये निश्चय किया कि अब हम जाके पंजाब के ऊपर आक्रमण करेंगे, उसे अपने कब्जे में लेंगे। और ये बहुत ही आसान भी था, क्योंकि उस समय पंजाब के अंदर अंदरूनी विवाद चल रहा था, वो आपस में ही लड़ रहे थे। हमने वो कहानी सुनी है, जो दो बंदर लड़ते थे तो बिल्ली उनकी रोटी खा के चली गई, वैसा ही हुआ। वहां पे पंजाब वाले अपने आपस में लड़ रहे थे और चंद्रगुप्त ने जाके वहां पे अपना कब्जा स्थापित कर लिया। अब यहाँ पे अपना कब्जा तो स्थापित कर लिया, लेकिन चाणक्य ने यहाँ पे चंद्रगुप्त के साथ में मिलकर एक छोटी सी गलती कर दी। उन्हें ये लगा कि जब हम पंजाब पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं तो हम जाके पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके मगध पे अपना आधिपत्य स्थापित कर सकते हैं। लेकिन उस समय मगध की सेना, जो कि हमारे भारतवर्ष की सबसे ताकतवर सेना थी, उसके साथ में युद्ध करने के लिए उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। वो डायरेक्ट जाके उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उस समय मगध के पास में 2 लाख की सेना थी, करीब करीब 5000 घोड़े, 3000 हाथी और इतने के इतने रथ सवार थे। और चंद्रगुप्त और चाणक्य के पास में केवल 20,000 की सेना। कहाँ टिक पाएंगे? बहुत बुरी तरीके से हारे। और वहां से हार के अपनी जान बचाते हुए चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों अपनी जान बचाते हुए वहां से भागे थे। और वहां से भाग तो गए और जाके एक गांव में अपना आश्रय ले लिए। वो एक दिन अपनी कुटिया में बैठे हुए थे, तब उन्हें एक माँ की चिल्लाने की आवाज आई। वो अपने बालक को चिल्ला रही थी, डांट रही थी कि तू बहुत बड़ा मूर्ख है, तुझ में और चाणक्य में कोई फर्क नहीं है, तू भी चाणक्य जैसा मूर्ख ही है। चाणक्य ने अपना नाम सुना तो उन्हें थोड़ी सी बेचैनी हुई कि भैया मेरा नाम यहाँ पे क्यों आ रहा है। तो चाणक्य चले गए, उनकी खिड़की के पास जाके खड़े होकर सुनने लगे क्या हुआ, क्या है यहाँ पे, मेरा नाम क्यों आ रहा है। तो उस माता ने अपने बालक को समझाया, समझाते हुए कहा कि देख, मैंने देखो जो खिचड़ी दी है वो गर्म है, और तू अगर बीचों बीच में हाथ डालेगा तेरा हाथ जल जाएगा, जैसा चाणक्य ने किया। उसने मगध के बीचों बीच में जाके आक्रमण कर दिया, जबकि वो बाजू की जो उसकी परिधि थी और बाजू के जो राज्य थे उन्हें छोड़ दिया, और इसी वजह से चाणक्य हार गया। इतनी सी बात जो थी वो उस महिला को समझ में आ गई, उस माता को समझ में आ गई, लेकिन चाणक्य को अब समझ में आई थी कि उन्होंने गलती क्या की थी। आचार्य चाणक्य उस माता के पास में गए, उनके पैर छुए और कहा कि माता बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मेरी गलती का एहसास दिलाया। और वो वहां से चंद्रगुप्त को लेके वापस अपने भील आदिवासी यों के पास में पहुंचे और अपनी सेना फिर से तैयार की।
लेकिन इस बार उन्होंने पूरी प्रॉपर प्लानिंग की। सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त इस तर्ज पे जो मगध के दुश्मन थे उन राज्यों के साथ में पहले दोस्ती की, और उन राज्यों के जो सैनिक है और जो उन राज्यों के जो राजा थे उन्हें अपने साथ में मिला लिया। उसके बाद में उन्होंने जो शस्त्र को प्रॉपर तैयार किया और अपने सैनिकों को लड़ने की प्रॉपर ट्रेनिंग देने लगे। और उन्होंने एक और सेना तैयार की थी जो विश्व की, अपने भारत की और पूरे विश्व की पहली ऐसी सेना थी जिसका इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं हुआ था। जैसा कि हमने हमारे पहले वीडियो में कहा था कि कुछ ग्रंथों में उन्हें कौटिल्य यह नाम दिया गया था, वो इसी उदाहरण से सिद्ध होता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक सेना तैयार की थी जिस सेना का नाम था विषकन्या। अब विषकन्या होती क्या है? विषकन्या ये वो महिला होती है जिनके शरीर में विष होता है, और ये अगर किसी भी व्यक्ति को चुम्बन ले ले तो व्यक्ति वहीं पे मर जाता है। जैसा सांप हमें काटता है और हम मर जाते हैं, वैसा ही। अब इन कन्या को तैयार कैसे किया जाता है? तो आचार्य चाणक्य की एक सेविका थी जिसका नाम था ज्वाला। उन्होंने उस ज्वाला को ये कार्य सौंपा हुआ था। ज्वाला कन्याओं को इकट्ठा करती, पहले उन्हें उनके भोजन में थोड़ा थोड़ा विष देती। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बता दूं कि जो ये कन्याओं को विष देते थे, यही विष आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को भी देते थे। लेकिन चंद्रगुप्त को देने का कारण यह था कि चंद्रगुप्त को कोई धोखे से ना मार सके, कोई जहर दे के ना मार सके, क्योंकि ये आगे जाके बहुत बड़ा सम्राट बनने वाला है। आचार्य चाणक्य बहुत ज्यादा विजनरी थे। उन्हें इसका एहसास था कि वो चंद्रगुप्त को आगे जाके मगध का सम्राट बनाएंगे, तो इसलिए उन्होंने पहले से ही उनको बचाने की तरकीब खोज के रखी थी। अब हम आते वापस विषकन्या पे। तो विषकन्या के भोजन को उनको जहर देके खाना दिया जाता था ताकि उनके शरीर को जहर की आदत पड़ सके। उसके बाद में उन्हें जहरीले कांटों के बिस्तर पे सुलाया जाता था ताकि उनके शरीर पे वो जहर चढ़ सके। ये लोग यहीं पे नहीं रुकते थे। उसके बाद में उन कन्याओं को ऐसी गुफाओं में बंद किया जाता था जहाँ पे जहरीले जीव जंतु, जहरीले सांप और जहरीले बिच्छू रहते थे, ताकि उन कन्याओं को उस विष की आदत पड़ जाए और विष उनके शरीर पे चढ़ जाए। और ऐसी ही विष कन्याओं ने मगध पे आक्रमण से पहले चाणक्य को उनके ध्येय को हासिल करने के लिए जो आजू बाजू के राजा थे, क्योंकि पहले के जो राजा होते थे वो अय्यास होते थे, वो सुंदर लड़की देखते थे तो उनके पीछे लट्टू हो जाते थे। तो इसी का फायदा उठाते हुए आचार्य चाणक्य ने उन कन्याओं को उनके पास में भेजा। और जैसे ही उन कन्याओं ने, जैसे कि मैंने कहा था आपको पहले ही कि वो कन्याओं के एक चुंबन से ही वो राजा मर जाते थे, वैसा ही हुआ। मगध के जो मित्र राज्य के जो राजा थे उनके पास में वो कन्याएं गई और उन्होंने अपना काम किया। इससे मगध की शक्ति कुछ हद तक कम हो गई। जब आचार्य चाणक्य को लगा कि अब हमारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, हमारी प्लानिंग पूरी हो चुकी है और हम तैयार हो चुके हैं मगध पे आक्रमण करने के लिए, तब आचार्य चाणक्य ने अपनी पूरी ताकत के साथ में, अपने पूरे मित्र राज्यों के साथ में मगध के ऊपर आक्रमण कर दिया और पाटलिपुत्र में जाके नंद वंश के सम्राट धनानंद का विनाश किया। और जिस सभा में आचार्य चाणक्य का अपमान हुआ था, उसी सभा के बीचों बीच खड़े होकर आचार्य चाणक्य ने अपनी शिखा वापस बांधी। दोस्तों, ये तो था आचार्य चाणक्य का प्रण जो उन्होंने पूरा किया। आचार्य चाणक्य ने यहाँ पे अपना प्रण तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी भी उनके पास में एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि वो अपना राज्य कैसे चलाए। उन्होंने अपना राज्य चलाने के लिए सप्तांग मॉडल का निर्माण किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को तो राजा बना दिया और चंद्रगुप्त को राजा बना के उनको उस राजगद्दी में बैठा दिया, लेकिन अब हमें अपना राज्य चलाना है तो उसके लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक सप्तांग मॉडल बनाया। अब सप्तांग मॉडल ने क्या, किसी भी देश को चलाने के लिए
जो 7 चीजें अति आवश्यक होती है उसे ही सप्तांग मॉडल कहा जाता है। जैसे कि सप्तांग मॉडल का मैं पहले आपको बता दूं, सप्तांग मॉडल में क्या 7 चीजें होती है। पहला राजा, दूसरा अमात्य यानी मंत्री, तीसरा जनपद यानी प्रजा, क्योंकि प्रजा के बिना राजा कुछ काम का नहीं, मंत्री कुछ काम का नहीं। चौथा कोष, जब कोई राजा रहेगा, कोई मंत्री रहेगा, कोई प्रजा रहेगी तो उसके कल्याण के लिए उन्हें धन की आवश्यकता पड़ेगी, तो चौथा था कोष। पांचवा किला। अब किला क्यों? क्योंकि राजा, मंत्री और उसका जो कोष है वो कहाँ रहेगा, वो किले में ही रहेगा, इसलिए पांचवा नंबर है किले का। छठवां दंड। अब दंड क्यों? दंड मतलब इसलिए दंड क्योंकि जब इतनी बड़ी प्रजा होगी, राजा होगे, राजा के मंत्री होगे, तो अगर वो कुछ अनुचित कार्य करेंगे तो उन्हें किसी न किसी चीज का भय होना चाहिए, इसलिए दंड ये उनका छठवां प्रावधान था। अब सातवां, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी किसी भी देश के लिए होता है, ये होता है मित्र राज्य। जैसे कि हम आज भारतवर्ष में रह रहे हैं, हमारा रशिया जो बहुत ही अच्छा दोस्त है, मित्र राज्य है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम वो चीज रशिया से मांग सकते हैं और रशिया वो चीज हमें उपलब्ध करा के देता है। तो उसी प्रकार आचार्य चाणक्य ने अपना सप्तांग मॉडल तैयार किया और उसी के आधार पर उनका राज्य चलना शुरू हुआ। आगे जाके इस पर और भी बदलाव हुए, उस बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आचार्य चाणक्य ने अपना एक ग्रंथ भी लिखा है, अर्थशास्त्र, जिसे हम आज की तारीख में चाणक्य नीति कहते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं और ऐसी नीतियां लिखी गई है। आज कई बार हम सुनते हैं कि सबसे पहले आके मुगलों ने अपना संविधान लिखा, उसके बाद में कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपना संविधान लिखा, उसके बाद में हमारे भारत का संविधान भी लिखा गया है। लेकिन ये जो सब संविधान लिखे गए हैं, इन सब संविधानों का आधार, उसका फाउंडेशन केवल एक है, जो है चाणक्य के अर्थनीति, चाणक्य का अर्थशास्त्र। तो दोस्तों, हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे भारत में ऐसे महापुरुष होके गए हैं जिन्होंने हमारे भारत को इतनी सारी चीजें दी है कि जिसके ऊपर आज भी सब देशों के संविधान लिखे गए हैं। कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से चाणक्य के द्वारा लिखे गए जो नियम है वो हमें हर देश में देखने को मिलते हैं। खैर, अब हम आपको बताते हैं चाणक्य के ऊपर। अब चाणक्य ने अपना राज्य स्थापित कर लिया, चंद्रगुप्त राजा बन गए, लेकिन उनका जो एक बहुत ही निर्मल सा स्वभाव था, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं भी ऐसो आराम में रहूं। वो बहुत ही सिंप्लिसिटी में रहना पसंद करते थे। इतना बड़ा राज्य होने के बाद में भी, इतने बड़े राज्य के अमात्य होने के बाद में भी, वो नगर के बाहर एक कुटिया में रहते थे। इसका मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जो मैंने विवेक बिंद्रा जी के वीडियो में देखा था। उसके ऊपर का एक उदाहरण, जो 2 उदाहरण है, मैं उनके पास से लेता हूँ और वो आपको बताता हूँ। विवेक बिंद्रा जी ने अपने इस वीडियो में डाला था कि एक यूनानी व्यक्ति जो था वो मिलने के लिए आया चाणक्य से। तो वो पहुंचा महल पे जाके उसने सैनिक से पूछा कि भैया चाणक्य जी से मिलना है, कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि चाणक्य यहाँ नहीं रहते, चाणक्य नगर के बाहर अपनी कुटिया में रहते हैं। तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि इतने बड़े देश का महामंत्री और रहता कुटिया में है। तो उससे मिलने के लिए वहां पहुंच गए और मिलते वक्त पहला क्वेश्चन यही किया कि आप चंद्रगुप्त के गुरु है, आप अगर कहेंगे चंद्रगुप्त आपको बहुत बड़ा महल बना के देगा। इस पे आचार्य चाणक्य ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया था। उत्तर आप सब सुनिए। चंद्रगुप्त ने कहा, चाणक्य ने कहा कि अगर मैं महल में रहूंगा तो मेरी प्रजा को कुटिया में रहना पड़ेगा, जो मैं नहीं चाहता। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इनकी सिंप्लिसिटी के बारे में कि ये कितना देश के बारे में सोचते थे। ये अपने हर शब्द में जय भारतीय ये कहा करते थे। भारत माँ आपका कल्याण करे, ये इनका आशीर्वाद हुआ करता था। जब एक चीनी राजदूत बोलिए, चीनी व्यक्ति बोल लीजिए, वो उनसे मिलने के लिए आया, तो उसे पता था ये कुटिया में रहते थे। वो कुटिया में उनसे मिलने के लिए चले गए और उस शाम का समय था। तब आचार्य चाणक्य कुछ अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, राजनीतिक काम कर रहे थे, ऑफिस का काम कर रहे थे। तो उस समय एक दिया उनके पास में जल रहा था।
वो व्यक्ति उनके पास में पूछा, बोले महाराज नमस्कार। आचार्य चाणक्य ने बोला जी नमस्कार, बोलिए। बोले मैं आपसे कुछ अपने पर्सनल काम से बारे में आया था। तो उन्होंने बोला रुको। उन्होंने जो दिया जल रहा था उस दिए से दूसरा दिया जलाया और ये दिया बुझा दिया। कुछ चीनी व्यक्ति को लगा ये भारत की कोई परंपरा होगी, लेकिन उसने अपनी उत्सुकतावश चाणक्य से पूछ लिया कि आपने ऐसा क्यों किया। तो चाणक्य ने उन्हें उत्तर दिया कि ये जो दिया पहले जल रहा था ये मेरे राजकोष का जो पैसा था उससे जल रहा था, और ये जो दिया है ये जो अभी जल रहा है ये मुझे जो सैलरी मिलती है जो मेरा खुद का पैसा उससे जला रहा हूँ। तो आचार्य चाणक्य कभी भी राज्य के पैसे को और राज्य के जो सुख सुविधा है उसको अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, और यही सीख आज के हर उस व्यक्ति ने लेना चाहिए जो चाहे गवर्नमेंट अधिकारी हो या प्राइवेट अधिकारी हो। दोस्तों, इसके बाद में हम चाणक्य के बारे में अगर हम चाहे तो बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से, कि जब आचार्य चाणक्य ने न केवल चंद्रगुप्त के लिए महामत्या का काम किया है, बल्कि उनके जो पुत्र थे चंद्रगुप्त और दुर्धरा, इन दोनों से जो पुत्र प्राप्त हुआ था उसका नाम था बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त के बाद में दूसरा राजा बना था। बिंदुसार का पुत्र था अशोक, जिसके चाणक्य से गुरु थे। लेकिन जब बिंदुसार राज्य कर रहा था उस समय उसका एक मंत्री जो कि आचार्य चाणक्य से बहुत जलता था, उसने उनके ऊपर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। सबुंधु ने जाके बिंदुसार से कहा कि आपकी माता की जो हत्या है वो चाणक्य ने की है, और उसके लिए उसने एक दाई को अपने प्रूफ के हिसाब से उनके सामने पेश कर दिया कि भैया ये गवाह है, इससे पूछ लीजिए कि आपकी माता को चाणक्य ने मारा है कि नहीं मारा है। और उस दाई ने जैसा उसे सुबंधु ने बोलने को कहा था वैसा वैसा बिंदुसार को बता दिया। इस पे चाणक्य वो महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए। लेकिन कहते हैं ना, झूठ की गंगा ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तो वहां पे जो सबसे पुरानी दाई थी उसने कैसे भी करके बिंदुसार से मिलकर उसे सच्चाई बताने का निर्णय लिया, और वो बिंदुसार के पास में पहुंची और उसने बिंदुसार से कहा कि मैं आपसे चाणक्य के विषय में कुछ बात करना चाहती हूँ। इस पे बिंदुसार ने उनसे पूछा कि आपको क्या बात करनी है। उस दाई ने उसका उत्तर ना देते हुए बिंदुसार से सवाल किया कि आपको पता है आपके सर में जो बिंदु है ये क्यों है, और तुरंत दूसरा सवाल पूछ लिया कि आपको पता है आपका नाम बिंदुसार क्यों है। इस पे बिंदुसार ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता। तब उसने बिंदुसार को बताया कि जब आप अपनी माँ के कोख में थे, यानी आप जब दुर्धरा जी के कोख में थे, उस समय दुर्धरा जी ने चंद्रगुप्त जी का खाना खा लिया था, जिससे वो मर गए। बिंदुसार को आश्चर्य हुआ कि भैया खाना खाने से कोई कैसे मरेगा। तो उसने बताया कि आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को हमेशा भोजन में थोड़ा थोड़ा विष दिया करते थे, जो बात आपकी माता को नहीं पता थी। और उस दिन, जिस दिन उनका देहांत हुआ, उस दिन उनका भोजन यानी चंद्रगुप्त का भोजन आपकी माता ने खा लिया था और वो वहां पे मर गए। ये बात जैसे चाणक्य को पता चली तो उन्होंने आपको बचाने के लिए तुरंत आपकी माँ की कोख को चिरवा के आपको बाहर निकाला। जब वो कोख चिरवा रहे थे उस समय उस चक्कू का जो आखिरी का नोक रहता है वो आपके सर पे लग गया, जिससे आपको ये बिंदु का निशान है, और इसी वजह से आपका नाम बिंदुसार पड़ा है। जब बिंदुसार को ये बात पता चली तो वो सुबंधु के साथ में जाके जंगल में आचार्य चाणक्य से माफी मांगी और कहा कि आप चलिए वापस। लेकिन चाणक्य ने उन्हें साफ मना कर दिया कि मैं वापस नहीं आऊंगा। यहीं पे सुबंधु ने अपनी जलन के कारण, कहा जाता है कि उस कुटिया में आग लगा के आचार्य चाणक्य को जिंदा जला दिया। और यहाँ पे हमारे उस महान व्यक्ति का निधन हुआ। हम उस अर्थशास्त्री को यहाँ पे खो देते हैं जिसने हमारे देश को एक होना सिखाया, हमारे देश को अखंड भारत बनाया और हमारे देश को एक रहना सिखाया। दोस्तों, मेरा एक छोटा सा वीडियो था आचार्य चाणक्य के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया
तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये हमारे हर उस बच्चे तक पहुंचे जिसे हमारे देश के इतिहास के बारे में नहीं पता। मेरी छोटी सी कोशिश है, मैं चाहता हूं कि हमारे देश का इतिहास हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो हमारे देश के इतिहास को नहीं जानना चाहता, और जो इतिहास अंग्रेजों ने और कुछ ऐसे लोगों ने बनाए हुए हैं जो हमें नहीं जानने चाहिए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, जो वीडियो हमें देखना चाहिए, हमें सिर्फ वो देखना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये प्रयास पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अपने देश के अगले हीरो के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।